हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सामान्य अध्ययन जो प्रीवियस ईयर हो चुका है। टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अध्ययन सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो हम लोग आज इतिहास से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग का प्राचीन इतिहास है। तो हम लोग लेते हैं सिंधु सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था इतिहास से, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बैल ए ऑप्शन, हाथी बी ऑप्शन, सी हाथी। तो इसमें से आंसर डी होगा। ठीक है, व्याख्या हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटटा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मूर्तियों, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिलने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से सिंधु लोग परिचित थे। कहाँ से लिया गया है? केसी श्रीवास्तव स्रोत है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने बी माना है उसका आंसर की, लेकिन होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह कार्य करता था। ये 69वां बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी पूछा गया है। तो हम लोग टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का पोर्शन है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह यानी गृहव्रज शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय की राजधानी राजगीर या राजगृह थी, किंतु उदयन जो शासक था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व के राजगृह में से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यहीं राजधानी बनी रही। अब आते हैं बौद्ध, जैन और भागवत शैव धर्म। बोधिसत्व पदमाड़ी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर है? अजंता में। ठीक है, तो ये व्याख्या है, अजंता की गुफा में स्थित है बोधिसत्व। संस्कृत भाषा में पदमाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफाएं, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में, कहाँ है? तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में है। बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा, एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक काट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। इसमें 600 से 1000 ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ हैं। भारतीय कला, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं जो 69वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म संबंधित है। फिर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म संबंधित है। आइए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। दोस्तों, व्याख्या बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कम होता है, व्याख्या से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर सिलेक्शन लेना है आप लोग को, जो लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में चूक चुके हैं वो टीआरई 4 में बिल्कुल नहीं चूकना है। इसलिए आप लोग सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन अति आवश्यक है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य बौद्ध बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। तो हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपद से क्वेश्चन बनाया गया। मगध एवं अंग मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं मतलब, तो मध्य गंगा मैदान के। पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा ऑप्शन है मध्य गंगा मैदान, तीसरा ऑप्शन है निम्न गंगा मैदान। डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी और ई फंसाता है, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसीलिए मिडिल गंगा वैली यानी मध्य गंगा का मैदान इसका आंसर होगा, क्योंकि मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान के हिस्से। तो अब व्याख्या देखते हैं। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया, शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा मैदान में स्थित है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आते हैं मौर्योत्तर काल। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला के थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया 2023 में, शिफ्ट 2 में। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य बहुत खतरनाक शासक, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। क्या थे कौटिल्य? अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या था? केंद्र था। आते हैं 7वां क्वेश्चन, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। कूट वाले क्वेश्चन है, कथनों को पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों गलती है। व्याख्या से समझते हैं। प्राचीन एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो रोजाना हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा में हीनयान और महायान व बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ये 69वां बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2023 का, 8वें नंबर का क्वेश्चन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो किसके पास भेजा था मिशनरी? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। बी ऑप्शन। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन सही है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही है। 69वां बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा गया था। ठीक है। विविध क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ स्थित है, तो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ दिल्ली में के महरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी,
जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्यों में प्रदर्शित करता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला का आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन राजस्थान में, तो सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन आंसर है सी जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले एवं त्यौहार है। 11वां क्वेश्चन, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन कौटिल्य, बी ऑप्शन काव्यंग, सी ऑप्शन चरक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन कामदत्त के द्वारा लिखी गई है। 69वां बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। व्याख्या पढ़ते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामदत्त हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मिलान करते हैं। चरक देख लीजिए, इधर है सूची 1, सूची 2 से मिलान करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ए का ये देखिए, डायरेक्ट आप लोग व्याख्या देखिए। चरक है चिकित्सा, ब्रह्मपुत्र कौन है? गणितज्ञ हैं, परमेर ज्योतिष हैं, विशाखदंग नाटककार हैं। दोस्तों एक बार और पढ़िए। चरक चिकित्सा हैं, ब्रह्मपुत्र गणित है, वरामिहिर ज्योतिष हैं, विशाखदंत नाटककार हैं। 13वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो क्या हो गया? विंध्याचल। ये ऑप्शन विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या आंसर होगा? ये बीपीएससी टीचर 2023 में पेपर 2 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत डीपली है, तो ये होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग है। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का जितना भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई में या बीपीएससी पीसीएस में, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्राचीन का कर लिया। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बलबन ने की। 69वां बीपीएससी प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन था कि किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने की। व्याख्या देखिए। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपरा के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को क्या किया? शुरू किया। तुगलक वंश क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का था मेरे दोस्तों, मोरक्को का था। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया है।
सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया। काजी मतलब जज, आज के समय में जज और उसके समय में काजी। विविध मिसलेनियस क्वेश्चन है सल्तनत कालीन क्वेश्चन नंबर 3। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताया। इस काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाटक वंश या सिमरा वंश 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उनसे क्वेश्चन बना है। ये देखिए 69वां बीपीएससी में पूछा गया है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया का त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था का अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 5। मुगल साम्राज्य प्रशासन और वित्त व्यवस्था, संस्कृति, कला से संबंधित क्वेश्चन। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर के द्वारा। 69वां बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है 2023 में प्री में। फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। कौन सा बुक? याद करिए, मेरे साथ बोलते रहिए। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास नागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर दास नागर के द्वारा। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का के तीर्थयात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो क्या सही है बताइए? 3 और 4। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। व्याख्या देखते हैं। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध के तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1443 ईस्वी को मध्य एशिया का फरगना नामक स्थान पर हुआ।
बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के लिए बाद भारत पर 4 बार प्रारंभिक आक्रमण किया। मराठा राज्य और संघ। क्वेश्चन नंबर 8 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा गया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उस सचिव के सामने थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुमानित नहीं होने दिया। शिवाजी का अष्टप्रधान के मंत्रिपरिषद निम्न है। पेशवा। शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद कौन कौन है देखते हैं। पहला है पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान कहते हैं, राजा का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा अमात्य, पंत अथवा मजूमदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री होता है। वाकिया नवीस मंत्री, ये क्या होता है, वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान से तुलना। ओ माय गॉड। सुमंत दबीर, उस समय सुमंत दबीर, इस समय क्या कहा जाता है, वर्तमान विदेश मंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री। सचिव गुरुनमिस या चिटनिस, राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री। सेनापति सर नौबत। 7वां न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। 8वां पंडितराव सदर, धार्मिक कार्यों के लिए। दोस्तों आज हम लोग इतना सारा क्वेश्चन किए जो टीआरई में और बीपीएससी में पूछा गया था। ये तैयारी टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए हम लोग कर रहे हैं। जीएस का क्वेश्चन हमने बहुत सारा देखा। कल फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक भारत का इतिहास कल हम लोग आरंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।